क्या कोई वादा इतना मजबूत हो सकता है कि वो मौत की दीवार को भी गिरा दे? आज की यह दास्तान एक ऐसे ही वादे की है जो वक्त और मौत की हदों से भी आगे निकल गया। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपना अधूरा वादा पूरा करने के लिए पूरे 40 साल बाद लौटा। चलिए शुरू करते हैं ये पुरस्कार सफर। जरा सोचें, भादों का महीना है और 3 दिन की मुसलसल बारिश ने एक छोटे से गांव को बाकी दुनिया से बिल्कुल काट कर रख दिया है। हर तरफ घुप अंधेरा, बिजली गायब और हवा में एक अजीब सी वहशत घुली हुई है। और इसी तूफानी रात में, जब हर तरफ गहरी खामोशी और अंधेरा था, हमारी कहानी का पहला और सबसे पुरस्कार बाप शुरू होता है। तो इस अंधेरे बाजार में सिर्फ एक दुकान की रोशनी टिमटिमा रही है, किशन का मेडिकल स्टोर। लालटीन की हल्की सी लो में 2 दोस्त बैठे हैं। एक है किशन, जिसका दिल हर किसी की मदद के लिए धड़कता है, और दूसरा है उसका दोस्त रघु, जो हर चीज को शक की नजर से देखता है और किशन की इस नरम दिली को बेवकूफी समझता है। वो बस दुकान बंद करने ही वाले थे कि अचानक कीचड़ में छप छप की तेज आवाज गूंजी। अंधेरे को चीरता हुआ एक शख्स सीधा उनकी तरफ भागा चला आ रहा था। उसकी हालत बेहद खराब थी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो शख्स हाँफते हुए इल्तिजा करने लगा। उसकी आवाज में एक बाप की सारी बेबसी सिमटाई थी। उसने बताया कि उसका बेटा मुन्ना तेज बुखार में तप रहा है और उससे एक खास दवा चाहिए जो सिर्फ शहर में मिलती है, और जाहिर है उस तूफान में शहर जाना तो नामुमकिन था। रघु ने उसे फौरन खबरदार किया, किशन, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, इसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। लेकिन किशन को इस शख्स की आंखों में कोई धोखा नहीं, बल्कि एक बाप की सच्ची लाचारी नजर आई। इसका दिल न माना और उसने दुकान का ताला खोल दिया। जब पैसे देने की बारी आई तो उस आदमी की जेब बिल्कुल खाली थी। उसने अपनी कमर से एक छोटी सी पोटली खोली और एक पुराना भारी सिक्का निकालकर कुशन के हाथ पर रख दिया। कुशन ने मना भी किया, लेकिन वो आदमी बोला, कर्ज नहीं रखूंगा, मुन्ना ठीक हो जाएगा तो मैं शुक्रिया कहने खुद आऊंगा। और ये कहकर वो उसी तूफानी रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अगली सुबह तूफान तो जैसे तैसे थम गया, लेकिन किशन के जहन में सवालात का एक नया तूफान उठने लगा था। रात का ये मुअम्मा अब और भी गहरा होने वाला था। जब किशन ने मिट्टी में लथड़े उस सिक्के को साफ किया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कोई मामूली सिक्का नहीं था, बल्कि सन 1920 का मलका विक्टोरिया के जमाने का एक नायाब चांदी का सिक्का था, जिसकी कीमत आज के दौर में हजारों रुपए थी। ये देखकर रघु का शक तो यकीन में बदल गया था कि वो आदमी यकीनन कोई चोर था। लेकिन किशन को उस आदमी की मजबूर आंखें याद थीं। वो बोला, नहीं रघु, ये सिक्का उसकी अमानत है और मुझे ये उसे वापस करना ही होगा। बस फिर क्या था, दोनों ने साइकिल उठाई और गांव के सुनसान हिस्से की तरफ चल पड़े, जहां पुरानी हवेली के खंडरात थे। जब वो इस वीरान जगह पर पहुंचे तो कहानी ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। यहाँ का माहौल ही कुछ अजीब था। हवा में एक अनजानी सी सड़ान थी, जैसे मरे हुए फूलों की। पुरानी हवेली तो कब की एक खंडर बन चुकी थी। उसके पीछे एक बहुत बड़े बरगद के दरख्त के नीचे सिर्फ एक टूटी फूटी बोसीदा सी झोपड़ी थी। जब किशन ने आवाज लगाई तो अंदर से एक बहुत ही बूढ़ी, कमर से झुकी हुई औरत लाठी टेकती हुई बाहर आई, जिसकी आंखें मोतियाबंद की वजह से बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। किशन ने इस औरत को रात की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसका शौहर मुन्ना के लिए दवा लेकर गया। ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत सकते में आ गई। उसके चेहरे पर खौफ और हैरत के ऐसे तासुरात थे जो बयान से बाहर हैं। और फिर उसने वो राज बताया जिसने किशन और रघु के पैरों तले से जमीन खींच ली। वो कहने लगी कि उसका शौहर दीनानाथ ठीक 40 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही एक तूफानी रात में अपने बेटे मना के लिए दवा लेने गया था, लेकिन नदे में सैलाब की वजह से कभी वापस नहीं लौटा। तो सवाल ये था कि अगर दीनानाथ को मरे हुए 40 साल हो चुके थे, तो कल रात कृष्ण की दुकान पर आने वाला वो शख्स कौन था? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर बूढ़ी औरत यहां अकेली रहती है तो वो आधी खाली दवा की बोतल आखिर किसने पी? झोपड़ी के अंदर का मंजर तो और भी नाकाबिले यकीन था। मेज पर वही नीली दवा की बोतल रखी थी जो आधी खाली थी। फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे चारपाई पे खत्म हो रहे थे। और तो और पूरे कमरे में दीनानाथ के पसंदीदा तंबाकू की एक मखसूस खुशबू फैली हुई थी। आखिर में बूढ़ी औरत ने एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसे देखते ही किशन के रुंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में मौजूद शख्स हूबहू वही था जो रात को उसकी दुकान पर आया था। वो अभी इस नाकाबिले यकीन हकीकत को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आई जिसने सबको बुरी तरह चौंका दिया।
झाड़ियों के बीच कीचड़ में सोना हुआ शहर के कपड़ों में मलबूस एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसका जिस्म आग की तरह दहक रहा था और वो हल्के हल्के पानी के लिए करहा रहा था। जैसे ही बूढ़ी औरत ने उसका चेहरा देखा, वो उसे पहचान गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये कोई और नहीं बल्कि इसी का बेटा मुन्ना था, जो बड़ा होकर शहर में एक ऑफिसर बन चुका था और जो 40 साल पहले इस जानलेवा बीमारी से बच गया था। जब मुन्ना को होश आया तो उसने बताया कि वो अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए आ रहा था, लेकिन तूफान में उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो पैदल आते हुए तेज बुखार की वजह से घर पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। और यहाँ जब कहानी के सारे टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं तो ये अपने जज्बाती और माफुकुल फितरत अंजाम तक पहुंचती है। जब किशन ने उससे पूछा कि उसे दवा किसने पिलाई, तो मना ने नीम बेहोशी की हालत में बताया, कोई था, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने मुझे दवा पिलाई और कहा, डरो मत मना, इस बार मैं दवा लेकर आया हूं। मना को चेहरा तो ठीक से याद नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वो उसके वालिद ही थे। और तब सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। 40 साल पहले दीनानाथ जो काम अधूरा छोड़ गया था, उसकी रूह ने वो वादा कल रात पूरा कर दिया। उसने अपने बेटे की जान बचाई, जो इत्तेफाक से 40 साल बाद उसी बीमारी का शिकार होकर उसी जगह पर मौत के मुंह में पहुंच गया था। जब किशन और रघु वहां से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने बरगद के दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर एक पुरानी धोती का टुकड़ा हवा में लहराते हुए देखा। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दीनानाथ की रूह उन्हें अलविदा कह रही हो, अपना वादा पूरा करने के बाद अब सुकून से रुखसत हो रही हो। ये कहानी हमें इस सोच में डाल देती है कि क्या मोहब्बत और वादे में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो मौत जैसी हकीकत की सरहदों को भी पार कर जाए।